आज के टाइम में ले ऑफ्स, रिस्ट्रक्चरिंग, परफॉर्मेंस रिव्यूज और कॉस्ट कटिंग मेजर्स काफी कॉमन हो गए हैं। लिंक्डइन और सोशल मीडिया पर हम रेगुलरली ऐसे पोस्ट देखते हैं जहां एम्प्लॉयज क्लेम करते हैं कि उन्हें बिना नोटिस, बिना इंक्वायरी या बिना हियरिंग के टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन क्या हर ऐसी टर्मिनेशन लीगल होती है? क्या एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को सिंपली एक ईमेल भेजकर या एक मीटिंग करके जॉब से निकाल सकता है? या फिर लॉ एम्प्लॉय को कुछ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या नहीं? आज के इस एपिसोड ऑफ लॉ मेड इजी बाय एसईसी टाइम्स में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कैन योर एम्प्लॉयर फायर यू विदाउट हियरिंग योर साइड? लीगल और इलीगल टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? प्रोबेशन पर एम्प्लॉयज के क्या राइट्स होते हैं? फोर्स्ड रेजिग्नेशन लीगल है या नहीं? और अगर आपको अनफेयरली टर्मिनेट किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। Under the Industrial Relations Code 2020, the law broadly distinguishes between a worker and an employee. अगर आपका काम मेनली मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल या क्लरिकल नेचर का है तो आप जनरली वर्कर कैटेगरी में आ सकते हैं एज पर सेक्शन 2ZR of Industrial Relations Code 2020. For example, factory workers, technicians, machine operators, clerical staff and similar roles. लेकिन अगर आप मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या हायर सुपरवाइजरी पोजीशन में हैं, जैसे टीम मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड, एचआर मैनेजर या सीनियर मैनेजमेंट रोल्स, then you are more likely to be treated as an employee rather than a worker as per section 2L of Industrial Relation Codes 2020. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? वर्कर्स यूजुअली लेबर लॉ प्रोटेक्शंस और लेबर कोड रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं, जबकि मैनेजरियल और सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज के रेमेडीज ऑफ्टन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सिविल प्रोसीडिंग्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर टर्मिनेशन का डिस्प्यूट अराइज होता है तो पहला क्वेश्चन यही होता है, लॉ आपको वर्कर मानता है या एम्प्लॉय? इन मोस्ट केसेस, स्पेशली जब टर्मिनेशन किसी एलिगेशन या मिसकॉन्डक्ट पर बेस्ड हो, एम्प्लॉयर आपको बिना हियरिंग के टर्मिनेट नहीं कर सकता। लॉ एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए देखिए हमारा लॉ मेड इजी का एपिसोड नंबर 4। और इस प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट रूल है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है हियर द अदर साइड। यानी अगर किसी डिसीजन पे आपका राइट्स या लाइवलीहुड अफेक्ट होने वाला है तो ऑर्डिनरीली आपको अपना साइड रखने का मौका मिलना चाहिए, आपको एलिगेशंस बताए जाने चाहिए, आपको एक्सप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी डीके यादव वर्सेस ZMA इंडस्ट्रीज के केस में एम्फसाइज किया है कि किसी व्यक्ति को बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए उसके राइट्स अफेक्ट करने वाले डिसीजंस लेना फेयरनेस प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर टर्मिनेशन से पहले फुल फ्लेजेड इंक्वायरी होना जरूरी हो। ये डिपेंड करता है टर्मिनेशन के नेचर पर। यह डिस्टिंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टर्मिनेशन सेम नहीं होती। ब्रॉडली स्पीकिंग, टर्मिनेशन दो कैटेगरीज में समझी जा सकती है। फर्स्ट, सिंपल टर्मिनेशन। मान लीजिए कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, रोल रिडंडेंट हो गया है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया है या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एंड हो रही है। ऐसे केसेस में टर्मिनेशन नेसेसरीली पनिशमेंट नहीं होती। और दूसरा है प्यूनिटिव टर्मिनेशन। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर कहता है कि एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया है, फ्रॉड किया है, कंपनी पॉलिसी वायलेट की है या कोई सीरियस रॉन्ग डूइंग की है। ऐसे सिचुएशन में टर्मिनेशन पनिशमेंट की नेचर की हो जाती है और जनरली एम्प्लॉय को अपना साइड रखने का फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। अब सवाल आता है, टर्मिनेशन अनफेयर कब मानी जाती है? लॉ कुछ सिचुएशंस को पर्टिकुलरली प्रॉब्लमैटिक मानता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एम्प्लॉय को विक्टिमाइज किया जा रहा हो, जब एम्प्लॉयर गुड फेथ में एक्ट ना कर रहा हो, जब फॉल्स एलिगेशंस या फैब्रिकेटेड एविडेंस का यूज किया जा रहा हो, जब एम्प्लॉय को अपना साइड रखने का मौका ही ना दिया गया हो, या जब छोटी सी गलती के लिए डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट दी गई हो। ऐसे सिचुएशंस में टर्मिनेशन चैलेंज की जा सकती है और कोर्ट्स या लेबर अथॉरिटीज एम्प्लॉयज को रिलीफ दे सकती हैं।
इसीलिए हर टर्मिनेशन लीगल नहीं होती सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर ने लेटर इशू कर दिया है। प्रोसीजर और फेयरनेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या प्रोबेशन पर एम्प्लॉय को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है? जनरली स्पीकिंग, प्रोबेशनर की सर्विसेज कंफर्मेशन से पहले टर्मिनेट की जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर कंप्लीटली आर्बिट्ररी एक्ट कर सकता है। अगर टर्मिनेशन परफॉर्मेंस रीजंस पर बेस्ड है और एम्प्लॉय पर कोई स्टिग्मा अटैच नहीं करता, तो कोर्ट्स यूजुअली इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर टर्मिनेशन मिसकंडक्ट एलिगेशंस पर बेस्ड हो और एम्प्लॉय को हियरिंग का मौका ही ना दिया गया हो, तो लीगल स्क्रूटिनी हो सकती है। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड में भी फेयरनेस का प्रिंसिपल कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता। कई बार एम्प्लॉयज को डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं किया जाता, उनसे कहा जाता है रिजाइन कर दीजिए वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। तो क्या फोर्स रेजिग्नेशन लीगल है? सिंपल आंसर, नो। लॉ एक्सपेक्ट करता है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी हो, फ्री विल से हो और बिना कोर्जन के हो। अगर रेजिग्नेशन प्रेशर, थ्रेट या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर ली गई है तो उसकी वैलिडिटी चैलेंज की जा सकती है। इसीलिए रेजिग्नेशन और फोर्स रेजिग्नेशन में काफी डिफरेंस है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि आपकी टर्मिनेशन इलीगल या अनफेयर थी, तो आपको क्या करना चाहिए? टर्मिनेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप्स, ईमेल्स और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करिए। ये डॉक्यूमेंट्स बाद में एविडेंस के रूप में काम आते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि आप वर्कर कैटेगरी में आते हैं या मैनेजरियल एम्प्लॉय कैटेगरी में। अगर आप वर्कर कैटेगरी में आते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के सेक्शन 49 के मुताबिक अगर किसी वर्कर को डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच या अदरवाइज टर्मिनेट किया जाता है तो उस टर्मिनेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में वर्कर अपनी टर्मिनेशन को लीगली चैलेंज कर सकता है। जनरली प्रोसेस कंसिलिएशन ऑफिसर के पास डिस्प्यूट रेज करने से शुरू होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का सेक्शन 43 कंसिलिएशन ऑफिसर्स के फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है। इस स्टेज पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच सेटलमेंट करवाने की कोशिश की जाती है। कई डिस्प्यूट्स इसी स्टेज पर रिजॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तो वर्कर को इंडेफिनिटली वेट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 410 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंडर कंसिलिएशन ऑफिसर के पास एप्लीकेशन देने के 45 दिन बाद वर्कर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने एडजुडिकेशन सीक कर सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फ्रेमवर्क सेक्शन 44 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में दिया गया है और सेक्शन 4 सबसेक्शन 11 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के मुताबिक ऐसी एप्लीकेशन टर्मिनेशन की डेट से 2 साल के अंदर फाइल की जानी चाहिए। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचता है तो ट्रिब्यूनल कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को एग्जामिन करता है, जैसे कि क्या टर्मिनेशन से पहले प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया था या नहीं, क्या एम्प्लॉय को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था, क्या इंक्वायरी फेयर मैनर में कंडक्ट हुई थी और क्या एम्प्लॉयर ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया था। अगर टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट के थ्रू हुआ है तो ट्रिब्यूनल ये भी एग्जामिन करेगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के सेक्शन 70 और 71 में प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स फॉलो की गई थी या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि टर्मिनेशन इलीगल या अनफेयर थी तो एम्प्लॉय को रिलीफ मिल सकती है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के सेक्शन 50 ट्रिब्यूनल को अप्रोप्रिएट रिलीफ ग्रांट करने का पावर देता है। इसमें रीइंस्टेटमेंट यानी एम्प्लॉय को वापस सर्विस में लेना, बैक वेजेस, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस और अदर कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स शामिल हो सकते हैं। अप्रोप्रिएट केसेस में कॉम्पेंसेशन भी अवार्ड की जा सकती है। अगर आप मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय हैं तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैकेनिज्म हमने अभी डिस्कस किया वो मैनेजरियल एम्प्लॉय के केस में ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होता। ऐसे केसेस में आपके राइट्स लार्जली आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली रिव्यू करना चाहिए।
particularly notice period clause, termination clause, severance benefits, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस को देखना ही चाहिए। कई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी होती है। ऐसे केसेस में डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है और अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वायलेट की है तो लीगल नोटिस और अप्रोप्रिएट सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल हो सकती हैं। हर केस फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए लीगल एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट डीके यादव वर्सेस ZMA इंडस्ट्रीज लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि किसी व्यक्ति की लाइवलीहुड को अफेक्ट करने वाला डिसीजन फेयर प्रोसीजर और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इग्नोर करके नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने क्लियर किया कि फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज भी कोर्ट्स टर्मिनेशन डिस्प्यूट्स में सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि पूरी प्रोसेस को क्लोजली एग्जामिन करती हैं। तो आज के एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि हर फायरिंग लीगल नहीं होती, इसीलिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो बिना सोचे समझे टर्मिनेशन को फाइनल मान लेने के बजाय अपने राइट्स को समझिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए जुड़े रहिए लॉ मेड इजी बाय SCC टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।